तो मैं शीट ओपन करता हूँ। ये शीट आप लोग को दिख रही होगी अब, है ना? तो हमको कहाँ से डिस्कस करना था? लास्ट सेक्शन से, राइट? सेक्शन एच। यस सर। तो सेक्शन एच ये ऑब्जेक्टिव है, ये है सब्जेक्टिव। हाँ, H1 में कोई डाउट है क्या? यस सर। H1 में डाउट है? तो हाँ भाई, H1 में क्या डाउट है बताओ। कोई क्या ट्राई किया आप लोगों ने? सर वही लगाई थी सर, वो डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू वही 931 पॉइंट। इससे नहीं आंसर आ तभी रहा? भी सर आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा, 1 मिनट रुको, अपन देख लेते हैं। कैलकुलेट द लॉस इन मास ड्यूरिंग द चेंज। सर आपकी आवाज धीमी आ रही है। एक सेकेंड। ये है कैलकुलेट द लॉस इन मास ड्यूरिंग द चेंज 7 Li, मतलब लिथियम एटम इससे रिएक्ट कर रहा है H11 मतलब प्रोटॉन से, एंड इट इज गिविंग आउट टू हीलियम पार्टिकल्स, राइट? प्लस 17.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, है ना? तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको ये निकालना है, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 H1, है ना? तो हमको निकालना है लॉस इन मास, हमको निकालना है, मतलब डेल्टा एम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से होते हैं, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पर आपको डेल्टा ई की वैल्यू दी हुई है 17.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 17.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.47, ऐसे ही कुछ वैल्यू होती है, राइट? 931.47 के आसपास। तो यस सर। डेल्टा एम अगर हम इसको सॉल्व करें तो इससे डेल्टा एम नहीं आ रहा क्या डिवाइड करने पे? नहीं आ रहा मेरा। क्या आ रहा है इसको डिवाइड करने पे? 1 मिनट रुको। इसमें डेल्टा एम सर दिया है, जो 0.018। आंसर दिया है वो दिया है 3.07 इंटू 10⁻⁻26। आंसर हमें क्या दिया हुआ है? 3.07 इंटू 10⁻⁻26 ग्राम, है ना? और 9 केजी टू में द आएगा क्या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, हाँ केजी में आएगा। नहीं, लेकिन ये केजी में आएगा वो तो ठीक है। ये यहाँ पे आंसर इससे आ क्यों नहीं रहा? एक सेकेंड रुको। कैलकुलेट द लॉस इन मास ड्यूरिंग द चेंज, ये चेंज हो रहा है तो इससे मास में कितना लॉस हुआ है वो इसी फॉर्मूले से तो निकालना चाहिए वैसे, और कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। 17.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अपन ने जो वैल्यू पढ़ी है वो भी यही होती है, 931.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? तो एक मिनट रुको यार, इसमें अपन क्या क्या इसमें लॉजिक होगा। देखो, एनर्जी अगर अपन एसआई यूनिट में ले, मतलब जूल्स में, अगर इसको हम जूल्स में कन्वर्ट करके रखें और
इसको भी हम जूल्स में कन्वर्ट करके रखें तो ये एसआई यूनिट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे फिर प्रॉब्लम ये होगी कि जूल से जूल तो कैंसिल हो जाएगा। सी सर वो स्क्वायर, तो एम ही वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ वही यार, ये वाला क्वेश्चन मैं तुमको चेक करके बताऊंगा, है ना। सर वहाँ इसमें पे एक और क्वेश्चन भेजना था। हाँ वो एक और भेजना था। अरे यार मैं भूल जा रहा हूँ, मतलब 2 दिन से मैं भूल जा रहा हूँ। आज मेरे को ऐसा करना, एक बार क्लास के बाद कोई ग्रुप पे एक बार पोक कर देना मुझे ना कि सर वो 2 क्वेश्चन बताने हैं, तो मैं उसी टाइम देख लूंगा जब मैं फ्री रहता हूँ रात में, ठीक है। तो ये H1 भी मैं आपको देख के बता दूंगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ पॉइंट ऐसा तो नहीं है जो अपन ने मिस कर दिया, ठीक है। H2 बताओ। H2 हो गया। हाँ मतलब H1 के बाद बताओ। H में सर मेरे को मतलब बन ही नहीं रहे थे H के क्वेश्चन, 3 और 4 और 5 H3 स्ट्राइक H4 ही नहीं हो रहा था क्या करना है। अच्छा कोई नहीं, अपन सारे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये मतलब समझ नहीं आ रहा है। हाँ H2 समझ में आ गया, अपन सारे वो क्वेश्चन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। H2 आ गया आप लोगों को? यस सर आ गया। ठीक है, तो अपन H3 देखते हैं। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो है इसका अपन को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है एक्चुअली, है ना, क्योंकि एक्चुअली इसमें ऐसा होना चाहिए, जो क्वेश्चन कायदे से दिया हुआ होना चाहिए था कि जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन का बोल रहा है ये, है ना, जैसे ए पार्ट के लिए बोल रहा है ना, तो ए पार्ट में दिक्कत ये है कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि इन्होंने केवल नाइट्रोजन एटम दिया है। कायदे से ने ये भी बताना चाहिए था कि जो नाइट्रोजन एटम है वो न्यूट्रॉन से रिएक्ट कर रहा है, तब जाके फिर ये हम इस तरह से इसको लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ब्रैकेट में NO2 क्या लिखा है? सर एन और मेरे पी, हिसाब से सर दिया तो है सर एन और पी, कि एन सर और पी का मतलब ये है कि आपको न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करना है। न्यूट्रॉन को मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है कि आपको एक एक न्यूट्रॉन को एक प्रोटॉन में कन्वर्ट करना है। मतलब क्वेश्चन इनकम्प्लीट इस सेंस में है कि जैसे अब इन्होंने ये दे दिया ना एन कॉमा पी, तो अब अपन को क्या पता कि भाई एन कॉमा पी का क्या मतलब है। ये कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन या नोटेशन तो है नहीं, ठीक है। तो इस सेंस में क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन को ऐसे लैंग्वेज में लिखना चाहिए था कि एन कॉमा पी का मतलब ये है कि एक न्यूट्रॉन को एक प्रोटॉन में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा अनक्लियर है। तो एक न्यूट्रॉन के टकरा मतलब सॉरी न्यूट्रॉन के टकराने से प्रोटॉन जनरेट होता है ना। तो इस एक सेकेंड रुको, हाँ, तो इस एटम से जब एक न्यूट्रॉन टकराएगा, है ना, तो एक प्रोटॉन हमें रिलीज कराना है, ठीक है। इतना अपन को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है। अब देखो, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ ये है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना सबको? यस सर। तो जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि नाइट्रोजन एटम को हमको एक न्यूट्रॉन से रिएक्ट करा के उसमें से एक प्रोटॉन को एमिट कराना है। ये इस साइन का मतलब है, ये जो भी हमने सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स लिखे इनका ये मतलब है ना। तो हम ये कराना चालू करते हैं। नाइट्रोजन एटम को हमें एक न्यूट्रॉन से टकराना है पहले। तो न्यूट्रॉन का ये सिंबल होता है 0 1, और उससे हमें एक प्रोटॉन रिलीज करना है। तो प्रोटॉन ये होता है, ठीक है। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर भी 1 और इसका मास नंबर भी 1 आएगा प्रोटॉन का, है ना। प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में फर्क होता है, पॉजिट्रॉन में ये तो 1 आता है लेकिन ये 0 आता है, ठीक है। ये सब बातें हमको ध्यान रखनी है। तो बस अब इसमें आगे का प्रोसेस अपन खुद कर सकते हैं, है ना। देखो 7 प्लस टोटल एटॉमिक नंबर शुड बी कंजर्व्ड, तो 7 प्लस 0 शुड बी इक्वल टू x प्लस 1, है ना। 7 प्लस 0 शुड बी इक्वल टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ये तो एटॉमिक नंबर हो गया। और सिमिलरली एटॉमिक मास सॉरी मास नंबर 14 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, ठीक है। तो ये वाला एटम जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14 होता है, ये कार्बन 12 का एक आइसोटोप होता है। तो ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये सर समझ में आ गया लेकिन सबको?
हाँ बोलो। हाँ सर आ गया सर, लेकिन नाइट्रोजन तो स्टेबल है ना? नाइट्रोजन स्टेबल है, लेकिन अब क्वेश्चन ने बोल दिया ना कि अपन को ट्रांसफॉर्मेशन कराना है, मतलब इस पे अगर अपन एक न्यूट्रॉन हिट कर रहे हैं तो ये कुछ तो चेंजेस होंगे इसमें। ठीक है, तो नाइट्रोजन अपने आप में एक स्टेबल यस। एटम है, लेकिन अपन को क्वेश्चन को फॉलो करना है ना। क्वेश्चन जानबूझ के जबरदस्ती उसकी स्टेबिलिटी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपन को फॉलो करना तो जब n by p रेशियो तो उसमें बड़ा है राइट साइड में, है। एक मिनट रुको, एन बाई पी रेशियो राइट साइड में। बढ़ गया ना, पहले 1 था फिर से हाँ ज्यादा हो एन बाई, गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन को आइडियली ऐसा कहना चाहिए था कि आपको न्यूट्रॉन इसमें हिट कराना है और उससे एक प्रोटॉन एमिट कराना है, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब उसने क्वेश्चन ने बोल दिया कि अपन को रिएक्शन तो कराना ही है, तो फिर एन बाई पी वाली बात खत्म हो गई ना। एन बाई पी तो Yes. स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन के केस में होता है, कि जब अपने आप एटम वो रिएक्शन शो कर दे। Yes. बात समझ में आ रही है? Yes. तो अब सेम तरीके से शायद बी ऑप्शन अब हो जाएगा लोगों से, है ना। बी ऑप्शन में अपन को एक न्यूट्रॉन को, एक मिनट रुको मैं शीट शेयर कर दूं। हाँ, तो बी ऑप्शन में आपको एक न्यूट्रॉन को एक न्यूट्रॉन को हिट करा के एक अल्फा पार्टिकल उसमें से बाहर निकालना है ना। तो ये देखो, अपन ने पोटेशियम एटम में एक न्यूट्रॉन को हिट कराया और उससे एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया। तो बस इसमें सेम लॉजिक जब आप लगाओगे तो 19 प्लस 0 शुड बी इक्वल टू 17 प्लस 2, तो इसका एटॉमिक नंबर 17 आ जाएगा और मास नंबर के कंजर्वेशन से मास नंबर इसका 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन का आइसोटोप टाइप। H3 में कोई और डाउट है क्या किसी को? नो सर, बस यही था कि क्वेश्चन समझ नहीं आता। हाँ, वो क्वेश्चन इसलिए नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि उसकी लैंग्वेज सही नहीं है क्वेश्चन की। एच सेक्शन में एक्चुअली काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब थोड़ा अजीब व गरीब है, जैसे H5 क्वेश्चन भी गलती है। H4 भी नहीं आ रहा था मेरे से। H4 में बता देता हूँ। एक्सप्लेन विथ रीजन द नेचर ऑफ एमिटेड पार्टिकल, ये तो ऐसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा समझने के लिए। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्लेन विथ रीजन द नेचर ऑफ एमिटेड पार्टिकल। तो इसका जवाब कौन सा एमिटेड पार्टिकल मतलब कौन सा पार्टिकल बाहर निकलना चाहिए अपन को वो बताना है और उसका कारण बताना है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर जैसे कैल्शियम एटम आप लोगे, तो कैल्शियम एटम के लिए जब n बाई पी कैलकुलेट करोगे तो ये 0.9 है ना, मतलब ये 1 से कम है, तो पॉजिट्रॉन निकलेगा। तो पॉजिट्रॉन निकलेगा इसमें, है ना। ये सर पॉजिट्रॉन अब आ निकाल जाएगा, दिया। क्या? अब आ जाएगा। हाँ, बस मतलब सब में यही करना है, n बाई पी चेक करना है सब में। सर हाँ बताओ। सर लेकिन सर दूसरे में भी तो सर n बाई वी पहले कम है 1 से, फिर ज्यादा हो रहा है, तो सर ये कैसे पता चलेगा कि K शेल का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर, यस सर, ये कैसे पता चलेगा? बी ऑप्शन में क्या लिखा है कि 3518 यहाँ पर n बाई पी 0.994 है, तो इसमें पॉजिट्रॉन एमिट कराया है इन्होंने, पॉजिट्रॉन एमिट कराया है ना। केशल इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहाँ कराया है, ये देखो। नहीं सर, पर उसकी भी तो एक कंडीशन होती है सेम। सर नीचे तो लिखा हुआ है ना, लेकिन नीचे लिखा हुआ है। मैंने उसमें बताया था ना कि बाय डिफॉल्ट जब तक मेंशन्ड ना हो अपन क्या मानते हैं, कौन सा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एमिशन हो रहा है, राइट। ये तो बस उन्होंने ऐसे ही समझाने के लिए मतलब एक लाइन और ऐड कर दी, मतलब जिसकी वैसे जरूरत नहीं है। इफ n बाई पी इज लेस देन 1 और न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी हाई, है ना, और अगर न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई हो तो के शेल इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो सकता है। ठीक है, तो बाकी ये जो मैसेजेस अभी आ रहे हैं आप लोग इसको इग्नोर करते जाना, ठीक है। हाँ बोलो। सर एक डाउट और, हाँ हाँ सर ये बताओ। बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी बेल्ट यार ये कुछ नहीं है, रुको मैं तुमको दिखा देता हूँ, इसी में दिखा देता हूँ थ्योरी में ना, क्योंकि ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। मतलब वही है, इन्होंने ग्राफ बना दिया। अरे इसमें चैटिंग बंद करो यार। हु आर यू वेयर आर यू, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। सामने गेम खेलने पे ध्यान दो, मैच खेलने पे ये मत ध्यान दो कि क्राउड क्या बोल रही है साइड से। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बेल्ट ये कुछ नहीं है, देखो इसको आप लोग ऐसे ही देख लो यहाँ पे।
ऐसा कहा जाता है कि 1:1 का जो रेशियो है n/p, 1:1 न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, मतलब जब n/p रेशियो 1:1 होता है तो ये स्टेबल होता है ना। तो इसका मतलब वो सारे एटम्स, ये देखो स्टेबिलिटी वाली लाइन ये दिख रही है अपन को, जो AC वाली स्ट्रेट लाइन है, ये स्टेबिलिटी वाली लाइन हो गई। अब जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होंगे, इसका मतलब वो पॉइंट AC लाइन के ऊपर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो 1.4:1, तो अगर ये जो YB एटम है इसमें n/p रेशियो अगर 1.4:1 आ रहा है ना, इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो AC के ऊपर आएगा। मतलब मैथ्स है, ये तो सिंपल मैथ्स है ना। ये पॉइंट जो है ये AC के ऊपर आएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। नंबर ऑफ No, sir. न्यूट्रॉन्स मतलब स्मॉल n, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब स्मॉल p। तो जब n की वैल्यू p से ज्यादा होगी तो वो वाला जो पॉइंट है वो AC लाइन के ऊपर आएगा, क्योंकि AC लाइन वो लाइन है जहां पर y = x है, मतलब n और p दोनों इसका यूज बराबर क्या है। हो रहा है फिर इसमें? इसका कोई यूज नहीं है, मतलब इन्होंने ये कह दिया कि जनरली जो ज्यादातर एटम्स जो रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब ये भी एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ज्यादातर एटम्स जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो सब इस रेंज में लाई करते हैं, जो आपको ये ब्लैक पट्टी टाइप की दिख रही है। यस, एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि ज्यादातर रेडियो एक्टिव एटम्स इस रेंज में लाई करते हैं, तो इसको इन्होंने एक रेडियो एक्टिव बेल्ट बोल दिया है कि इस बेल्ट पे जितने भी एटम्स आ रहे हैं वो सब रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो Yes, sir. अपने क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ग्राफ का कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है ना। अब अपन वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। तो कहाँ पे थे, हाँ ये ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी बेल्ट वगैरह ये जो आगे लिखा हुआ है, इसकी लैंग्वेज पे ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है ना। मेन जो अपने लिए अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है इस सेक्शन में, वो रिएक्शन लिखना होता है ना। हमें रिएक्शन सही से लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो अब बाकी यहाँ पे सेम सी में है ना। सी में जब n/p आप कैलकुलेट करोगे तो वो ज्यादा आ रहा है ना। तो इसमें इसका मतलब इसमें क्या होगा, बीटा एमिशन। तो बस इसमें बीटा एमिशन करा देना है। ठीक है, और डी ऑप्शन में जब n/p की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब ये अपने आप में स्टेबल है ना। तो इसमें कोई एमिशन नहीं होगा। सर हाँ बोलो। सर N और P को मैजिक नंबर कहते हैं? एन और पी को मैजिक नंबर नहीं कहते, इसका कुछ वो रूल है यार, वो ऑड इवन वाला कुछ रूल है, कुछ मैजिक नंबर हाँ इन्होंने सर, लिखवा डिसाइड दो किए। ना। वो ऑड जरूरी नहीं इवन है, उस रूल पर मत बोलो दिमाग उसको। लगाओ यार, फालतू मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो, है ना, उसकी जरूरत नहीं है। बाकी H5 क्वेश्चन काट देना, ये गलत है ना। इसका तो यस मेरे सर, को पता है इसमें ये not- गलत है, इसको आप काट देना। ठीक है, बाकी अपना कौन सा एक H1 क्वेश्चन बच रहा है, तो ये H1 क्वेश्चन में एक बार चेक करके बता दूंगा। ठीक है, यस, इसका मेरे को एक बार क्लास के बाद याद दिला देना। अब अपन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। हाँ भाई, H5। H5 के पहले कोई किसी को सर H1 सर बता दीजिए। H1 11:6 ऑन डीके प्रोड्यूसेस 11:6, इसका n/p देख लो, n/p आएगा इसका 5/6, मतलब 1 से कम आएगा, है ना। n/p जब कम होता है तो पॉजिट्रॉन एमिशन होता है। चंद्रमान क्लियर Yes, हुआ? sir. और कुछ एक्सप्लेनेशन हाँ रिक्वायर्ड है सर। इसमें H1 में? सर डीके का मतलब क्या होता है? डीके मतलब वही डिसइंटीग्रेशन, है ना। डीके का Yes, sir. मतलब होता है टूटना, मतलब वैसे बायोलॉजिकली डीके का मतलब सड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डीके वर्ड का मतलब होता है टूटना या स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होना। समझ गए चंद्रभान? Yes, yes, sir. ठीक है, और बताओ। H5 के पहले कोई? सर सर H3। H3 देख लेते हैं। कंसीडर अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल, सबकी एनर्जी दी हुई है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर। इसका ऑर्डर तो अपन ने लिखा है ना कॉपी में, हाँ, ये होता है गामा बीटा अल्फा, ये नोट्स में लिखा हुआ है, बाकी चेक करना। यस सर, बट मेरे में शायद आंसर गलत है। ये सर
आंसर तो यही आएगा यार, आंसर कैसे, ये तो दिख रहा है सामने अपन को, स्टार भी लगा हुआ है इस पे, आंसर यही आएगा है ना। अच्छा चेक कर लेना अच्छे से, नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा पूछ लेना मुझसे। ठीक है, H3 के बाद H5 के H4 में तो डाउट नहीं है किसी को। H5 देख लेते हैं, H5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर एमिशन विल जनरेट एन आइसोटोप। तो कौन सा न्यूक्लियर एमिशन एक आइसोटोप जनरेट करेगा। चलो आ गया। अब आ जाएगा। फिर वो आ गया तो, क्योंकि 0 0 होता है तो एक सेम ही रहेगा शायद। हाँ हाँ, तो आइसोटोप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम रहना चाहिए, मास नंबर चेंज होना चाहिए, है ना। Yes, sir. किसी और को डाउट है H5 में। H5 में किसी को डाउट नहीं है। H6 में। Yes, sir, H6 नहीं आया। हाँ सर H6 में। H6 देख लो, H6 किसी से हुआ है क्या। एक मिनट यार, ये तो पूरा कॉपी हो रहा है। हाँ सर मुझसे हो गया था, सॉरी मैंने गलती से डाउट पूछ लिया, हो गया था वैसे। क्या हो गया है, शाबाश। किसको डाउट है फिर, किसी को डाउट है भी कि नहीं। तो मेरे को अच्छा तुम्हें, एक मिनट रुको। एक तो ये है द टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ, ये शायद अल्फा है और ये बीटा है ना। द टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स गिवन आउट ड्यूरिंग न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन इज U92 238, यूरेनियम 92 238 से जा रहा है किसमें, लेड 82 और 214, है ना। सही है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल बताना है। ये है एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 H5, और इसका सोल्यूशन देखो। टोटल नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हमें बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स इसमें से निकलेंगे, है ना। ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है। तो अल्फा पार्टिकल निकालो, हीलियम 2 4, और बीटा पार्टिकल भी निकालो, E-1 0। ठीक है, टोटल नंबर Yes. पूछ रहा है, मतलब आप इसको मान लो इसमें से X अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं और Y बीटा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, है ना। तो बस अब ये रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। तो जो टोटल एटॉमिक नंबर लेफ्ट साइड में 92 शुड बी इक्वल टू टोटल एटॉमिक नंबर राइट साइड में, मतलब 82 प्लस एक हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर है 2, और कितने हीलियम एटम्स हैं ऐसे, X माइनस Y। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई। सेम मास नंबर कंजर्व्ड, तो 238 Yes, sir, अब आ जाएगा। शुड बी इक्वल टू, अब आ जाएगा है ना। तो X और Y में दो इक्वेशन बनेगी, इसी तरह से ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो X और Y की दोनों की वैल्यूज आ जाएगी। Yes. X प्लस वाई अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर उसने पूछा है ना। Yes. यस सर। तो इस तरह से वही मैं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सब ये रिएक्शन लिखने के आसपास ही आते हैं। ठीक है, तो मेन अपन को बस रिएक्शन समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन कैसे सर लिखना होता है। हाँ बोलो। सर ये बाय ऑब्जर्वेशन भी तो हो जाएगा, देख बाय के समझ में ऑब्जर्वेशन आ कर लो जाएगा। यार, बहुत अच्छी बात है। मतलब ऑप्शंस देख के क्या, हाँ बाय सर ऑप्शन देख ऑब्जर्वेशन, के भी कर सकते हैं। हाँ बाय और वो ऑब्जर्वेशन भी, मतलब सर कि, मतलब 2x माइनस क्योंकि वाई सर 10 के जितने बराबर होना मतलब चाहिए। उसका जितना, हाँ हाँ बोलो बोलो। यस सर, मतलब सर जितना जो भी मास आ रहा होगा इसके अलावा, पीबी के अलावा मतलब ब्लेड के अलावा, वो सारा हीलियम में आ रहा होगा। वो तो है, सही कह रहे हो तुम। सर 238 है, 6 यहाँ पे अल्फा 214 पार्टिकल है। हो जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 24 आएगा। तो वो 24 किस में आ रहा होगा, हीलियम में, क्योंकि इसका तो जीरो होता है, कोई मास होता ही नहीं है। तो एक हीलियम का जब मास 4 होता है, मतलब यस एक्स सर। की वैल्यू हो जाएगी 6, है ना। एक्स की वैल्यू 6 हो गई, मतलब 6 दूनी 12, 12 12 और 82 कितना हो गया, 94, और आना चाहिए 92। तो इसका मतलब माइनस कितना करेंगे हम, 2, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। तो बिल्कुल सही बात है, अपन इसको ओरली भी कर सकते थे, और जिसने ओरली किया है शाबाश, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर हो गया दोनों तरीके से सबको।
Yes. ठीक है, Yes, sir. तो ये अपना सेक्शन, अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म हो चुका है ना? पार्ट 3 बताओ आप लोग। So second. सेकंड मैच द कॉलम, हाँ सर, Yes, sir. यस सर। सेकंड मैच द कॉलम देख लेते हैं। सेकंड, ये अच्छा क्वेश्चन भी है। कौन सा पेज है ये? 96। तो इसमें किस किस ऑप्शन में डाउट है बताओ? चारों में। चारों में डाउट है? चलो ठीक है, Yes, sir. चारों ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर है। वो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जाएगा भी समझ में। एक दो ऑप्शन अपन करेंगे तो आ जाएगा फिर समझ में। तो ये है अपना मैच द कॉलम। इसका अपन पहले, ये है एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 क्वेश्चन 2, है ना? तो इसमें जो पहला कॉलम है उसमें अपन को फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ दी हुई है, और इसके लिए इसके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, n क्यूब, z स्क्वायर, 1/n स्क्वायर, और लास्ट है अपना z। ठीक है, तो इनसे अपन को मैच करना है ना? तो बाकी क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कि जो f जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो n है वो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और z जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है? Yes, sir. अब अपन पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी म्यू, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना? एक तो टाइम पीरियड, टाइम ये होता है, और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस, है ना? टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है? yes sir. ठीक है, Yes. तो अब देखो, अपन ने अब यहाँ तक क्या किया है, अपन ने फ्रीक्वेंसी की का रिलेशन वेलोसिटी और रेडियस के टर्म्स में निकाल लिया। प्रॉब्लम ये है कि वेलोसिटी और रेडियस के टर्म्स में नहीं पूछ रहा है, ये एन और जेड के टर्म्स में पूछ रहा है। तो आपको वेलोसिटी और रेडियस को फर्दर एन और जेड के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो जो वेलोसिटी होती है दैट इज 2.18 इंटू 10⁶, 2.18 इंटू 10⁶, मेन चीज क्या है? इंटू z/n। ठीक है, तो हम कॉन्स्टेंट्स को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। तो वेलोसिटी हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू z/n, है ना? वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z/n। बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, 2 पाई, है ना? 2 पाई कांस्टेंट है। और एक सेकंड यार, कौन आ रहा है, मैं एडमिट कर लूं। आजकल तो पता नहीं भाई, नए नए नाम से लोग आते रहते हैं मेरी क्लास में, किस किस नाम से आते हैं मुझे भी नहीं समझ में आता, और कहाँ से आते हैं ये लोग और क्यों आते हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा मुझे अभी तक। दो भी नाम के हैं, दो भी। हाँ, कोई नहीं, आने दो, सबको मजा करने दो। वो एक कहावत है ना 3 इडियट्स में, ज्ञान बट रहा है हर जगह, जिसको लेना है वो जब चाहे आके ले सकता है। तो मैं तो अब उस मोड पे आ चुका हूँ, ठीक है? तो अपन रेडियस की बात कर रहे थे, तो अपना टारगेट वही है कि अपन को फिर से रेडियस को z और n के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो रेडियस का अपन को फॉर्मूला पता है, 0.529 n स्क्वायर बाय z, है ना? तो ये n स्क्वायर बाय z वाला टर्म जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो Yes, अब आप sir. n और z को एक साथ कंबाइन कर दो, है ना? तो जब आप कंबाइन करोगे तो ये z जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो वो z स्क्वायर बन जाएगा, और n नीचे मतलब n क्यूब बन जाएगा, ठीक है? Yes. तो अपना जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है? z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रही है। तो एक तो ये ऑप्शन मैच हो जाएगा इससे, और 1/n क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रही है, ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो इसका प्रोपोर्शनल तो उसने पूछा ही नहीं, तो एग्जैक्ट पूछा है शायद। कैसा, समझा सर नहीं मैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो हो सकता है, तो वही दिक्कत वही है ना ऐसा कि कुछ मेंशन तो किया नहीं है उसमें। फ्रीक्वेंसी जो है वो n क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ऑप्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कोई है नहीं। पर मैच द कॉलम में तो ये थोड़ी ना था हमने कि प्रोपोर्शनल किसके है, तो वो तो डायरेक्ट पूछता है ना। एक्चुअली यार इसमें मैच करना है ना, तो मैच अपन कैसे करेंगे? मैच तो ऐसे ही करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी किससे मैच हो रही है? फ्रीक्वेंसी z स्क्वायर से तो मैच हो ही रही है ना? Yes. बाकी इनमें से किसी से मैच नहीं हो रही।
सर तब मैंने सोचा फिर एग्जैक्ट आएगा शायद कि 1 by नहीं नहीं n नहीं, square एग्जैक्ट नहीं, n अपन को equals। मतलब कह सकते हो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी इनकम्प्लीट है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि इतनी इनकम्प्लीट लैंग्वेज तो आईआईटी वगैरह में भी आ जाती है क्वेश्चन में, आईआईटी में मेंस में आ जाता है। अपन हर बार ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इनकम्प्लीट है। काफी बार क्वेश्चन की लैंग्वेज वाकई में अनक्लियर होती है, जिसके कारण क्वेश्चंस बोनस हो जाते हैं ना, बोनस नाम का टर्म आप लोगों ने सुना होगा। यस ठीक है, वो बोनस क्वेश्चंस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन गलत नहीं होता, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल को ऐसा लगता है कि उस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो अनक्लियर है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यस बस वही है कि मतलब कुल मिला के देखो, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। मेरा कहने का मेन पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में कई बार आपको पहली बार में पढ़ के ऐसा लगेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप बेस्ट पॉसिबल अप्रोच पे आ जाया करो, है ना। बेस्ट पॉसिबल अप्रोच क्या कहती है कि आप बेस्ट पॉसिबल आंसर निकालने की कोशिश करो जो आप निकाल सकते हो। फिर आप ये मत सोचो कि मुझे पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्वेश्चन को आगे अप्रोच नहीं करूंगा। ठीक है, इन क्वेश्चन ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर द बेस्ट पॉसिबल आंसर, इफ नॉट द करेक्ट आंसर। ऐसे कई क्वेश्चंस मतलब इस बात को मानते हुए जब आप करोगे तो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला यस पार्ट था। तो अब क्या लग रहा है, बाकी पार्ट खुद करके पूछोगे या बाकी मैं तीनों बता दूं? सर हो इसमें भी जाएगा मतलब सारे में भी वही लगेगा क्या? ऐसे सब आ में वही जाएगा सब में। सब में वही कर। देखो, मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूँ कि बाकी जो चीजें हैं, जैसे 2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, 0.529 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये 2.18 ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली डिपेंड किस पे कर रही है, z और n पे। तो इसी तरह से सिमिलरली जो बाकी के टर्म्स हैं, जैसे टाइम पीरियड हो गया, ये जैसे सब तो हो जाएगा। एनर्जी इन nth ऑर्बिट, और जैसे 1/Rn, इन सबको अपन को n और z के फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, जो भी आपको फॉर्मूले पता है ना, जो भी आपको फॉर्मूले पता है उनकी हेल्प से अपन को n और z के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। यस तो एक यस सेकेंड, तो चाहो तो अब करके देखना एक बार तीनों पार्ट, और कोई अटक जाए तो फिर मुझसे दोबारा पूछ लेना। ठीक है, तो मैं शीट दोबारा यस प्रोजेक्ट कर देता हूँ। हाँ भाई, अब नहीं है सर इसमें। इसमें मैच द कॉलम थर्ड फोर्थ में नहीं है ना। फिर पार्ट 1 किया है क्या? हाँ सर। पूछ लो जहां तक जिसने भी किया है और यस जिसमें डाउट है। सर। फिर फोर्थ का पांचवा हमको ए क्वेश्चन ऑप्शन में डाउट है। कौन से में? फोर्थ का ए ऑप्शन है सर, बी और सी तो सही लग रहे हैं पर ए ये सही नहीं लग रहा है। फोर्थ का ए ऑप्शन, फोर्थ का जैसे ए ट्रू ऑप्शन क्या? बताना था, ए ट्रू नहीं लग रहा था। एक सेकेंड, हाँ संकेत क्या कह रहे हो, ए का? ट्रू बताना था, इसमें कौन कौन से ट्रू ऑप्शन थे, तो ए मेरे को मतलब ट्रू समझ में नहीं आया क्यों है ट्रू। द काइनेटिक एनर्जी the kinetic energy of ejected electron is independent of the intensity of radiation। ये सही बात है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहा है ना। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ये नोट्स में अपन ने लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि हाँ इंटेंस। यस सर। जो नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, है ना। कितने यस फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, और वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस स्पीड से बाहर निकलेंगे वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना। ये नोट्स में ध्यान से यस पढ़ोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, तो वहां पे चाहो तो एक बार कंटेंट को रीड कर लेना, है ना। यस। नोट्स आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ा करो, और जब भी कोई क्वेश्चन अटक जाए, मतलब वो जिस पॉइंट पे अटकता है उस पॉइंट को दोबारा कॉपी में खोल के एक बार पढ़ा करो, काफी क्वेश्चंस ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और बताओ, सर फिफ्थ पूछा था क्या? यस सर। फिफ्थ हुआ है किसी से?
मेरे से हो गया सर। क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं बताऊं? एक मिनट रुको, मैं पहले कॉपी पेस्ट कर दूं क्वेश्चन फिर बता। सर मुझे क्वेश्चन में डाउट नहीं है सर, मुझे आंसर में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं बस। अच्छा एक सेकंड, ये है क्वेश्चन 5। तो हाँ संकेत बताओ। सर वो hc by lambda is equals to threshold frequency plus 1 कर दिया मैंने पहले। एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। क्या क्या दिया अपन को? लैम्डा, के ई मैक्स, लैम्डा बाई 3 और के ई मैक्स। लैम्डा लैम्डा दिया है, फिर के ई मैक्स, फिर ये दिया, ये वाला जो टर्म है वो है लैम्डा बाई 3 और ये के ई मैक्स है ना। तो ठीक है, वर्क फंक्शन ठीक है संकेत, अब बोल सकते हो तुम। चंद्रमान ध्यान से सुनना। hc by lambda को मैंने threshold h mu नॉट प्लस 1 के इक्वल कर दिया। एच म्यू तो एच म्यू नॉट प्लस 1 ईवी। 1। अच्छा वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन लगाई है, ठीक है। हाँ तो सर सेकंड इक्वेशन 3 hc by lambda is equal to h mu नॉट प्लस 4। एच म्यू नॉट प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही बात है। फिर बस h mu नॉट सेम है तो उससे वो h mu नॉट आ ही जाएगा। हाँ मतलब इसमें एक मिनट रुको, अपन को वर्क फंक्शन निकालना है चंद्रभान, है ना। चंद्रभान तुमको डाउट क्या, एक बार पूछो। वो सर मैंने गलती कर दी सर, मैंने वर्क फंक्शन में सर लैम्डा की वैल्यू डाल दी थी सर, इसलिए। अच्छा वर्क फंक्शन ये वाला टर्म होता है पूरा, है ना। यस सर। तो अब शायद निकल जाएगा, राइट। यस सर। ठीक है, और बताओ। सर मेरे को वो प्राइवेट मैसेज कर रहे हैं सर, वो जैसे ही आ रहे हैं सर ये सही में ये पता नहीं कौन है, मुझे भी मैसेज कर क्या मैसेज पता कर नहीं रहे हैं? कौन। तो ये हाय और जानता है मुझे पता नहीं यार इनके एक बार नाम नोट करना, क्या नाम है? लवली, नताशा, इससे पहले पुरानी क्लास में कौन था? संगीता। संगीता, ईशु, आरडीएक्स। सही कह रहा हूँ ना मैं? यस। एक्चुअली यार प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनको मतलब पकड़ूं कैसे, क्योंकि ये रैंडमली आ रहे हैं मेरी क्लास में। सर ये हर बार मैसेज करते हैं मुझे। या तो फिर मैं वही है यार, फिर साइबर क्राइम में किसी से अप्रोच करता हूँ। अब लास्ट ऑप्शन वही बच रहा है। सर मेरे को तो बॉट लोग लग रहे हैं, बॉट। क्या लग रहे हैं? बॉट, रोबोट्स। नहीं लेकिन ये मैंने सुना नहीं है ऐसा यार, बाकी क्लासेस में होता नहीं है। तो क्योंकि सर जैसे लोग चैट करते तो किसी को भी प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, लोगों को नहीं कर सकते प्राइवेट मैसेज। हाँ मतलब इन लोगों को तो मैंने एडमिट भी नहीं किया, वही प्रॉब्लम वही है। मैं देखता हूँ यार थोड़ा इसमें क्या हो सकता है ना, थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा इस मैटर को सॉर्ट करने में। जब तक वही है कि ऐसे मैसेजेस आए तो आप लोग इग्नोर करते जाओ, और क्या, फिलहाल के लिए वही सोल्यूशन है। ठीक है, कोई अगर कुछ परेशान करे तो बताना फिर। यस ठीक है, तो 5th क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? आगे बताओ। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। मानस क्या कह रहा है कि सर ये लोग पार्टिसिपेंट में भी आते हैं, यही लिखा है क्या तुमने मानस? सर उसका मतलब नहीं में भी नहीं लिखते। पार्टिसिपेंट में भी नहीं आते। अच्छा पार्टिसिपेंट्स में दिखते नहीं है, ये कहना चाह रहे हो क्या? तो शायद ये हाँ दिख तो खैर नहीं रहे। अरे वो ऐसा कुछ होता है जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि ये लोग आते हैं, मैसेज करते हैं और तुरंत एग्जिट भी हो जाते हैं, इसलिए वो अपन को पार्टिसिपेंट्स में दिखते नहीं है ज्यादा लंबे टाइम तक। खैर बहुत कुछ हो रहा है भाई आजकल। सर ये मैंने किया नहीं है ये एक्सरसाइज तो। सर 7th वाला कोई दिक्कत नहीं यार, जिसने किया है फिर वो उसके लिए अपन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। फिर आप लोग चाहो तो देख लो, फिर बाद में पूछ लेना, या यस सर मैं बाद में पूछ लूँ। ठीक है बाद में पूछ लेना फिर अच्छा एक बार मेरे को ये बताओ कहाँ तक क्वेश्चंस किए हैं तुम लोगों ने, उस हिसाब से अपन क्लास प्लान कर लेते हैं, नहीं तो बच्चे बीच में ना छोड़ दें, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ संकेत तुमने कहाँ तक किए? पार्ट 1 पूरा। पार्ट 1 पूरा? इसमें कितने डाउट हैं संकेत, तुम एक बार देख के बता सकते हो आगे? चंद्रभान तुम भी बताओ और बाकी लोग भी बता दें। कितने?
10 10 डाउट है, एक डाउट में अगर 2 मिनट लगे रफली तो 10 डाउट में मतलब लगेगा 20 मिनट। 20 मिनट मतलब 7 5 से 7 25। हाँ तो मतलब सर डिस्कशन में 5 निकल जाएगा डाउट वो है तो मुझे पूरा टाइम। सर। हाँ बोलो। सर मुझे 5 डाउट है सर, मैंने 17 नहीं किया, बस 18 तक किया है। ठीक है तो यार फिर वही है, मतलब डिस्कशन तो हो रहा है आगे, है ना। मतलब डिस्कशन तो होगा, बाकी जिसको लग रहा है कि उसको नहीं सुनना है वो बाद में करने के बाद सुनेगा, तो वो चाहे तो छोड़ सकता है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे थे? 8। सर उसको 7 था चंद्रवान क्वेश्चन। 7। हाँ सर 7। 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। सर इसका वीडियो तो मिल जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा यार, सारे लेक्चर का वीडियो अपलोड किया ना मैंने, तो इसका भी करेंगे ही। तो सर आवाज कम कम हो गई आपकी एक थोड़ी। मिनट रुको, एक मिनट। अरे जिंदगी में दिक्कतें बहुत चल रही हैं यार, मेरा क्या ईयरफोन सडनली खराब हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब पहले इसी ईयरफोन से आवाज सही आ रही थी। सर मेरे पे हो गया ये क्या? वाला हो गया मेरे से। हाँ एक मिनट। हाँ किसको डाउट किसको था? चंद्रमान को? हाँ सर मुझे ही था। हाँ पूछो क्या डाउट है इसमें। सर से करेंगे कैसे? संकेत बताओ। सर सबसे पहले वो आर रेडियस को मैंने इक्वल कर दिया 0.529 इनटू n1 स्क्वायर अपॉन z। हाँ 4r को कर दिया 0.529 इनटू n2 स्क्वायर अपॉन z। n2 स्क्वायर अपॉन z, इसको कर दिया 4r के बराबर, इसको कर दिया r के बराबर, है ना। फिर सर फिर 4r अपॉन r कर दिया, तो सर वो 4 इज इक्वल्स टू n2 बाय n1 का स्क्वायर आ जाएगा अल्टीमेटली पूरा। 4r/r मतलब तुमने इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, यही कह रहे हो ना? हाँ यस टू सर। सेकंड ये सर अब तो हो जाएगा। अब हो जाएगा। n2 बाय n1 का होल यस। स्क्वायर आ जाएगा। चलो ठीक है, तो फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि समझ में आ गया है सबको, है ना। बाकी इसमें पूछा क्या था? द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। एक तो हम रिवॉल्यूशन t1 बाय कंप्लीट, t2 लगा दें। हाँ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो टाइम होता है 2 बाय rn बाय vn। 2πrn/vn। ठीक है, तो बस बाकी तो इन लोगों ने बता दिया है, अब आगे करके देख लेना, और किसी को कोई डाउट हो तो फिर दोबारा पूछ लेना, है ना, डिटेल में अगर जानना हो तो। फिर 8 8 क्वेश्चन। हाँ सर तो सब पता ही नहीं है कैसे निकालूं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, समझ में नहीं आ रहा। तीनों डाउट थे, तीनों सेम थे, एक कोई क्लियर हो जाएगा तो तीनों हो जाएंगे डाउट दिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट इज जे, है ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, और ऑप्शंस में किस किस टर्म्स में पूछ रहा है? जे और एमआर के टर्म्स में पूछ रहा है ना। एमआर और मास और रेडियस है क्या? हाँ मास और रेडियस। तो एक सेकेंड, एक काइनेटिक एनर्जी विल बी, एक मिनट यार, ये ऑप्शन चेंज हो गए। ऑप्शंस क्या क्या हैं? जे हाफ जे स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर, ऑप्शंस में लिख देता हूँ उसमें सही ऑप्शंस जो है। पहला ऑप्शन है हाफ हाफ जे स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर। फिर बी ऑप्शन है जे वी बाय आर, जे वी बाय आर। फिर सी ऑप्शन है जे स्क्वायर बाय 2m, जे स्क्वायर बाय 2m। और फिर डी ऑप्शन है जे स्क्वायर बाय 2 पाई, जे स्क्वायर बाय 2 पाई। तो ये है क्वेश्चन 8
ठीक है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का। तो यहाँ पर जे बता दिया गया है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट इज जे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है क्या, एम वी आर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ आदित्य, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें एम वी को हटाना है और इसमें जे लेके आना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से, है ना, ऑप्शंस देख के समझ में आ रहा है कि हमें एम वी को हटाना है और इसमें जे लेके आना है, हमको जे आना चाहिए आंसर में। तो जे लेके आओ। तो यहाँ पर हम जे को कैसे ला सकते हैं? देखो एम वी आर जो है वो, मतलब थोड़ा वही मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, और क्या जुगाड़ जुगाड़ है, मतलब इधर उधर से। एम वी आर जो है वो जे के बराबर है। तो पहली जो इक्वेशन है वो जे एम और आर के टर्म्स में है ना, मतलब वी नहीं आ रहा आंसर में। अगर जैसे अपन ए ऑप्शन पे फोकस करें तो इसमें स्मॉल वी नहीं आ रहा है। तो आप ऐसा करो, इस इक्वेशन से स्मॉल वी को लिख दो जे बाय एम आर। ठीक है, और इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दो वी की जगह। तो जब इसको v की जगह डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, हाफ एम v का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, j बाय एम आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये शायद ए आंसर सही हो जाएगा, है ना? देख के समझ में आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो ए आंसर सही आ जाएगा। तो ए ऑप्शन में कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर, अब हो इसी तरह जाएगा से आप बी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। तो बी ऑप्शन के लिए क्या करना, देखो बी ऑप्शन में वी और आर के टर्म्स में आ रहा है आंसर, तो इसका मतलब अपन को एम को हटाना पड़ेगा, है ना? तो अगली बार बी ऑप्शन चेक करने के लिए क्या करना, वी की जगह डालना जे बाय एम आर। नहीं, एक मिनट रुको, उल्टा बोल दिया मैंने। अपन को, हाँ, एम की जगह डालना जे बाय वी आर। ठीक है, तो जब एम की जगह डालोगे जे बाय वी आर, तो फाइनली अपना जो ऑप्शन है वो जे वी और आर के टर्म्स में आएगा। फिर उसको मैच कर लेना कि वो बी ऑप्शन से मैच कर रहा है कि नहीं। समझ में आया? सिंगल वन ऑप्शन करेक्ट है ना, तो इसमें तो हो गया पहला करेक्ट, जोड़ भी हाँ, नहीं। मतलब पहला करेक्ट हो गया, वो मैं ऐसे ही तुम्हें एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए बता रहा हूँ कि अगर पहला करेक्ट नहीं होता तो फिर अपन, अगर ये पहला ऑप्शन होता तो अपन कैसे चेक करते। ठीक है, बस इतने में अपना आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो यस ये हो गया। फिर और कौन सा कह रहे थे? 9th और 10th भी ऐसे हो जाएंगी शायद। 9th और 10th भी ऐसे ही हो जाएंगे, हाँ। सर 10th वाला बताना है क्या? ऐसे बस पूछ रहा हूँ, ऐसे हो जाएंगे तो फिर मत बताइए कल लूंगा। 9th और 10th, 9th और 10th का 8 से क्या रिलेशन है? ये तो थोड़ा सेम सेम लग रहा है थोड़ा। नहीं नहीं, सेम कहाँ है भाई, ये भाई तो उसको पोटेंशियल एनर्जी है। अलग है। ये क्वेश्चन 9th अपन देख लेते हैं, 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में इज रिप्रेजेंटेड बाय ये पूरा अपन हटा देते हैं। ठीक है, और जो इसके चार ऑप्शंस हैं चारों लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्लस ई स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर अगला ऑप्शन है माइनस ई और डिनोमिनेटर सेम है। फिर सी ऑप्शन है माइनस ई स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और डी ऑप्शन है माइनस ई स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 9, है ना? तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं।
तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ बेरिलियम, पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ बेरिलियम प्लस 3। बेरिलियम प्लस 3 मतलब ह ही ली बी मतलब 4, जेड की वैल्यू 4। ठीक है, और हमें पोटेंशियल एनर्जी बताना है। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि हमने जो पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी पढ़ी है वो इस फॉर्मेट में पढ़ी है, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इस टाइप से हमने एनर्जी के फॉर्मूले पढ़े हैं, और यहाँ पर इन्होंने दूसरे फॉर्मेट में दिया है ना। तो Q1 Q1 R2 आदि से निकल सकते हैं। तो हाँ हाँ, सर, वो वैसे भी ही तो था। निकालना है, सही कह रहे हो तुम। तो अगर उससे निकल जाता है तो थोड़ा एप्सिलॉन देख के उसे ट्राई मतलब करा। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने लिखा है के Q1 Q2 बाय आर। ठीक है, तो हाँ अब इसमें के की वैल्यू आप डाल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, और इसकी Q2 की वैल्यू हो जाएगी ZE, Z है 4E बाय तो जेड क्यों आता है समझ में नहीं आता। ZE इसलिए आता है रिवाइज क्योंकि कर रहा था मैं पोटेंशियल कंफ्यूज। एनर्जी दो चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में होती है ना। ये होता है न्यूक्लियस जिस पे Z इंटू ई चार्ज होता है, और कोई इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उस पे इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज होता है। ठीक है, जेड इंटू ई क्यों होता है न्यूक्लियस में? क्योंकि तो एक जीरो क्यों, चार्ज होता है ना। क्योंकि एक प्रोटॉन नहीं, न्यूक्लियस पे जीरो चार्ज नहीं होता। एक प्रोटॉन पे चार्ज जो है वो प्लस ई के बराबर होता है, और एक न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन्स होते हैं, अच्छा ठीक है समझ गया। है ना। तो टोटल चार्ज न्यूक्लियस पे हो जाता है ZE। तो बस ये अपन ने इस तरह से लिख लिया। अब इसको देख लो सॉल्व होके ये कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, ई स्क्वायर ई स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। तो ए ऑप्शन भी यही है मैग्नीट्यूड वाइज, डी ऑप्शन भी वही है। ठीक है, तो तो फोर अपना तो है कौन सा, नहीं फिर इसमें। हाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है, ये याद रखना है हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, क्योंकि दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड सिस्टम्स हैं। मतलब कायदे से अपन को इसको सही से रखना चाहिए था। जो Q2 का चार्ज है वो +4E है, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो -E है। ठीक है, तो इस तरह से अपना डी आंसर सही आ जाएगा। क्लियर हो गया संकेत? यस सर। फिर और बताओ। तो 10th भी होगा। 10th तो उसी जैसा होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम। देखो इसमें ऐसा है कि आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, अभी जैसे निकाला है ना, हाँ जैसे अभी निकाला वैसे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में अपन को रिलेशन पता टू काइनेटिक है ना। एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो बस काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी उससे। ऐसा फिर आ गया। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन हो जाएगा। और बताओ। 12th। हाँ सर, 12th। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सीरीज लिमिट क्या होता है समझ में नहीं आया। एक मिनट बताता हूँ। तो ये है अपना क्वेश्चन 12th। क्वेश्चन को एक बार करेक्ट कर लेते हैं जहां जहां पर रिक्वायरमेंट है। let mu1 be the frequency of the series limit of the Lyman series, mu2 be the frequency of the first line of the Lyman series, and mu3 be the frequency of the series limit of the Balmer series। फिर ये दूसरी भाषा चालू हो गई, यहाँ से इसको इग्नोर कर देना, है ना। तो फिर अपने चार ऑप्शंस हैं। ए है ए है mu1 माइनस mu2, ए है mu1 माइनस mu2 इज इक्वल टू mu3, और बी है mu2 माइनस mu1 इज इक्वल टू mu3, सी है mu3
इज इक्वल टू हाफ μ1 माइनस μ3। ये सी ऑप्शन शायद मिसप्रिंट है, इसमें μ2 तो आ ही नहीं रहा। और डी ऑप्शन जो है वो है μ1 प्लस μ2 इज इक्वल टू μ3। ठीक है, तो ये चीज हमें चेक करना है। अब क्वेश्चन अपन ढंग से पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट μ1 बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमैन सीरीज, है ना। सीरीज लिमिट का मतलब होता है लास्ट लाइन। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप लैंग्वेज को फील करने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। सीरीज लिमिट मतलब जब आप सीरीज खत्म हो रही है, सीरीज की एकदम लिमिट पे पहुंच गए। जैसे मैंने वही सोचा था, उससे ही कर रहा था, फिर भी नहीं हुआ। उससे भी नहीं आंसर आ रहा? हाँ क्या बात कर रहे हो, फिर तो करके देखना पड़ेगा। एक मिनट रुको। μ1 बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ द लाइमैन सीरीज। तो लाइमैन सीरीज की लास्ट लाइन अपन लिख लेते हैं। क्या होती है लास्ट लाइन लाइमैन सीरीज की? इन्फिनिटी से 1। ठीक है, तो इन्फिनिटी से 1 में जब ट्रांजिशन हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी μ1 है। फिर आगे ये कह रहा है कि μ2 बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज। फर्स्ट लाइन मतलब हो गया 2 से 1। और μ3 बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज। तो μ3 भी बामर सीरीज के लिए इन्फिनिटी से 1, है ना। 2 होगा। सीरीज सर, लिमिट 2 होगा। हाँ 2 होगा, 2 होगा, सॉरी 2 होगा ये, इन्फिनिटी से 2। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है अपन को? अच्छा, इसमें रिलेशन हमको निकालना है। देखो ऑप्शन क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि अपन को क्या निकालना है। हमें एक्चुअली 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है वो बताना है। मतलब हमें तीनों फ्रीक्वेंसीज में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो निकालना चालू करो। और क्या यहाँ पर देखो, जब इन्फिनिटी से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, देखो अब अपन इसको करना चालू करते हैं। जो पहला ट्रांजिशन दिया है क्वेश्चन में, जो पहला ट्रांजिशन दिया है लाइमैन सीरीज के लिए इन्फिनिटी से 1। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी? 13.6 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, है ना। मतलब 1 बाय, अभी मैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं लिख रहा, या चलो ठीक है लिख देता हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस प्रॉब्लम हो रही है, रुको अगले पेज पे लिख लेते हैं, फ्रेश पेज पे। देखो जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रांजिशन करता है तो डेल्टा ई होता है 13.6, डेल्टा ई होता है 13.6 जेड स्क्वायर, है ना। 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है, सही है ये। यस यस। तो अब जैसे जो पहली लाइन है ना, लाइमैन सीरीज के लिए इन्फिनिटी से 1, इसकी बात हो रही है। तो इस लाइन के लिए जो म्यू के ऑप्शन में म्यू की बात हो रही है, तो म्यू किस में आता है? एच म्यू में। मतलब इस ट्रांजिशन से जो फोटोन निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी पे कमेंट हो रहा है। ठीक है, तो एच म्यू जो है एच म्यू 1 दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ई, और डेल्टा ई क्या हो जाएगा? 13.6 जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं है अपन को। 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा अपना 13.6 जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर आप इसी तरह से सिमिलरली, और क्या दिया है क्वेश्चन में? μ2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन, है ना। लाइमैन की फर्स्ट लाइन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो μ2 है, जो किसके बराबर होगी? एच नहीं आएगा किसमें? सर? पहले वाले में जैसे म्यू आ जाएगा, एच म्यू एच आएगा ना, ये देखो ना अपन ने एच म्यू को बराबर किया है ना। एच म्यू 1 इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर। नहीं सर, तो डिवाइड में एच नहीं आएगा। 13.6 जेड स्क्वायर बाय एच। जेड हाँ आ जाएगा ना, कोई मतलब कर लेंगे अपन उसको एडजस्ट। अभी अपन बस पहली स्टेप कर रहे हैं क्वेश्चन की। ठीक है, पहले सारे लिख लेते हैं, उसके बाद अपन उसको एनालाइज कर लेंगे। तो एच म्यू 2 की वैल्यू आएगी 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं अब। तो अपना ये कितना जाएगा सॉल्व होके? 3/4 ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर, है ना। फिर आप इसी तरह से थर्ड जो ट्रांजिशन है उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लो। तो फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ बामर सीरीज मतलब इन्फिनिटी से 2, तो बामर सीरीज के लिए इन्फिनिटी से 2 की बात हो रही है। तो एच म्यू 3
है ना। h mu 3 विल बी इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर और 1/4 माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू अगेन कितनी आ जाएगी सॉल्व होके 1/4 ऑफ 13.6 z स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हो, या तो देखो चारों ऑप्शन में ध्यान से सुनना, चारों ऑप्शन म्यू के रिलेशन पूछ रहा है, तो आप वैसे ही कर लो जैसे संकेत बोल रहा है, वैसा भी ठीक है कि यहाँ पे h को डिवाइड करके लिख दो। ठीक है, तो म्यू1 की वैल्यू आ जाएगी 13.6 z स्क्वायर बाय h, सिमिलरली यहाँ पे म्यू2 आ जाएगा, सिमिलरली म्यू3 आ जाएगा। तो अब देख लो यार कौन सा सही है। क्या थर्ड में 1/4 आएगा क्या? 1/4 आएगा ना, 1/2 का स्क्वायर। नहीं सर, वो आंसर में 1/4 into 13.6 z स्क्वायर तो ये 0 हो जाएगा ना, अच्छा ठीक है ना। तो बस अब देख के समझ में आ रहा है 3/4 प्लस 1/4 कितना होता है 1। इसका मतलब क्या है कि म्यू2 प्लस म्यू3 विल बी इक्वल टू म्यू1, है ना। मतलब h म्यू2 प्लस h म्यू3 इज इक्वल टू h म्यू1, या फिर म्यू2 प्लस म्यू3 इज इक्वल टू म्यू1। तो म्यू2 प्लस म्यू3 इज इक्वल टू म्यू1 किस में आ रहा है, इसमें, है ना। तो ए ऑप्शन हाँ। सही है। क्लियर हो गया। मैंने थर्ड में वो 1 कर दिया था, 1/4 माइनस 1/इंफिनिटी, तो गलत हो गया। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात इससे मेरे को याद आई कि जिन भी मिस्टेक्स को हम सिली मिस्टेक्स बोलते हैं ना, सिली मिस्टेक्स बहुत कॉमन टर्म है जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, है ना। तो जैसे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरे को आता तो सब था लेकिन मेरी सिली मिस्टेक हो गई इसलिए मेरे 50% ही मार्क्स आए। तो सिली मिस्टेक्स एक मेजर कंसर्न रहता है हमेशा ही स्टूडेंट का। तो सिली मिस्टेक्स को सुधारने का क्या तरीका है वो आप लोग ध्यान से सुनो, इससे निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। कि जैसे आपने क्वेश्चन किया है ना, जैसे मान लो ये क्वेश्चन किया, जैसे संकेत बता रहा है कि यहाँ पर ये 1/इंफिनिटी को मैंने 1 मान लिया। ठीक है, तो कायदे से आपको क्या करना चाहिए कि जैसे अपन ने ब्लू पेन से लिखा है पूरा, तो आप एक रेड पेन लो और इसको 1/इंफिनिटी स्क्वायर इसको सर्कल कर दो। ठीक है, और यहाँ पर इसको लिख दो कि सिली मिस्टेक क्या हुई थी आपसे कि आपने 1/इंफिनिटी को किसी क्वेश्चन में 1 ले लिया था। ठीक है, तो दोबारा ये वाली मिस्टेक आपसे हो ही नहीं पाएगी, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ये वाली मिस्टेक आपसे दोबारा हो जाए। ठीक है, मतलब ऐसा होगा कि जब आप दोबारा नोट्स पढ़ोगे 2 महीने 3 महीने बाद, तो जैसे आप नोट्स रिवाइज करोगे तो ये आपको पॉइंट तुरंत दिखेगा कि अच्छा यार मैंने कभी किसी क्वेश्चन में 1/इंफिनिटी को 0 की जगह 1 ले लिया होगा। तो जितनी बार ये 1/इंफिनिटी टर्म दोबारा आएगा आपके सामने टेस्ट में, आप उसको हमेशा 0 ही लिखोगे, मतलब माइंड ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली माइंड क्या बोलते हैं उसे, अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इससे सिली मिस्टेक्स 100% बहुत कम हो जाएगी, बहुत तेजी से, और एफिशिएंसी पढ़ाई की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों सब्जेक्ट्स में ट्राई कर सकते हो। तो बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सबको, जिसका भी डाउट था? यस सर। ठीक है, और बताओ। संकेत 14 14 तीन क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, वैसे मैं तुम लोग का एक फीडबैक ले रहा हूँ कि जैसे अभी ये जो बीच में मार्किंग जो भी करता है, मतलब मुझे पता नहीं ये मतलब मार्किंग स्टूडेंट से गलती से होती है, कोई जानबूझ के कर रहा होगा, ये बता सकते हो क्या? क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, तो मैं उस पर मतलब मैं पेन टैब से लिखता हूँ, तो मैं मोबाइल की स्क्रीन टच नहीं करता, तो मेरे को ये बात पता नहीं है कि ये जो मार्किंग जो बच्चे कर देते हैं ना, जैसे अपन को इस तरह से ये मार्किंग दिखती रहती है क्लास के दौरान, किसी ने ऐसे चला दिया ऐसे चला दिया, मतलब ये जो भी कर रहा होगा वो जान के कर रहा होगा या गलती से हो रहा होगा? पीसी से मतलब जान के ही होगा, गलती से नहीं होता पीसी। क्या कह रहे हो? मतलब जानबूझ के कर रहा होगा। जान के ही कर रहा होगा ना कोई, गलती से नहीं होगा, मतलब तुम ये कह रहे हो ना? यस सर, सर वो इतनी बड़ी ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है चलाने के लिए। अच्छा अच्छा, ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं है कि अपन ने स्क्रीन टच की और उस पर मार्क हो गया, ऐसा नहीं है। नो सर, वो पहले पेन एनुएट वाले का उस पे। ऑप्शन आता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ यार, फिर तो सही बात है, फिर तो डेलिबरेटली कर रहा है कोई। ठीक है, चलो और बताओ, और कौन सा ऑप्शन था? कौन सर मेरे अच्छा में दिख नहीं रहा, मतलब कुछ वो 14 था ना? 15 है मेरा। एक मिनट, अपन को 14 डिस्कस करना है, अपन ने किया नहीं, एक मिनट रुको।
14 किसी से हुआ है क्या? फोर्टीन किसी से हुआ हो तो बताओ। संकेत 14 हो गया? अच्छा चलो देखते हैं। देखो, if the shortest wavelength of Lyman series of hydrogen atom is x, हाँ अंकुर चलेगा बिल्कुल। तो then the wavelength of the first line of Balmer series of hydrogen atoms, हाँ चंद्रमन भाई इसमें डाउट क्या है बताओ। सर मेरे से हो गया, मैं बताऊं क्या? वो मेरा भी नेट प्रॉब्लम। हाँ बताओ चंद्रमन, तुम्हें डाउट क्या है पहले ये तो बताओ। सर ये पता नहीं सर, मैंने लिखा नहीं, वो क्योंकि नहीं क्वेश्चन तो आसान ही है। हाँ संकेत बोलो। सर लास्ट लाइन की वेवलेंथ x दी थी। शॉर्टेस्ट सर वेवलेंथ जो दी है अपन को। हाँ, तो लास्ट लाइन होगी ना वो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हाँ मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, लास्ट लाइन। तो इनफाइनाइट से 1 हो गया वो, क्योंकि हाँ मतलब ये जो लाइन है ये इनफाइनाइट से 1 के करस्पॉन्डिंग आएगी। हाँ सर 1 by lambda is equals to r हो जाएगा। 1 बाय लेमडा, अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको समझा ही देता हूँ अच्छे से, है ना। मतलब क्वेश्चन आसान है, मैं समझ गया हूँ कि तुमसे बन गया है, अच्छी बात है। इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्स, ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो इंफिनिटी से 1 के ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग आती है ना। तो जो डेल्टा ई है वो एच सी बाय लेमडा के बराबर होगा इस केस में। और ये वाली, इस वाली वेवलेंथ को क्वेश्चन ने एक्स बोला हुआ है ना। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि देन द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन मतलब 3 से 2, ठीक है। तो इस लाइन की वेवलेंथ आपसे पूछी जा रही है ना। मतलब इससे जो फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ क्या है, ये अपन को वही एक्स के टर्म्स में बताना है। ऐसा ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है। तो बस अब निकाल लो, मतलब डेल्टा एच सी बाय लैम्डा वेवलेंथ आना चाहिए, मतलब डेल्टा ई मतलब वही 13.6 जेड स्क्वायर, है ना। 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली वेवलेंथ अपन को निकालना है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेल्टा ई मतलब 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब देख लो, देखो अपन को ये वाली वेवलेंथ निकालना है ना। तो देखो देख के समझ में आ रहा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 4 5/36, तो 5/36 का फैक्टर आएगा आंसर में, है ना। तो 5/36 मतलब या तो ये ऑप्शन सही है या ये वाला ऑप्शन सही है। अब तो क्या बचा यार, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो चंद्रभान। यस सर, अब हो जाएगा। अब हो जाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। और बताओ। 50। 15। यस सर। तो अरे बाप रे, इसकी लैंग्वेज तो एकदम ही चेंज हो गई है यार। तो चलो ठीक है, इसकी लैंग्वेज लैंग्वेज छोड़ो, फिर इसको ऐसे ही पढ़ देता हूँ मैं, है ना। इसको आप लोग इसमें से पहले एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ मैं। देखो, इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट फ्रॉम अ लेवल n to 1, है ना। इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहे हैं n लेवल से 1 लेवल में। द टोटल नंबर ऑफ लाइंस बिलोंगिंग टू द बामर सीरीज आर 2। तो मतलब इसका मतलब ये है कि n से 1 के बीच में बहुत सारी लाइंस आ रही होंगी, जिनमें से 2 लाइन बामर सीरीज में आ रही है, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर आयोनाइज्ड फ्रॉम लेवल n by photons of energy 13 electron volt
then the kinetic energy of the ejected photoelectrons will be। तो इसको देख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में पूरा लिख नहीं रहा है, इसको आप लोग सुनना ध्यान से। इन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइट हो रहे हैं n से 1 में, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ लाइंस बिलोंगिंग टू लाइमन सीरीज, सॉरी बामर सीरीज आर 2। तो ऐसे मल्टीपल ट्रांजिशंस हो रहे होंगे, है ना, ऐसे मल्टीपल ट्रांजिशंस हो रहे होंगे इसके बीच में। तो इनसे दो लाइंस जो हैं, इनमें से कोई दो लाइन, है ना, 2 लाइंस जो है वो किस में आ रही है, बामर रीजन में। बाकी लाइंस के बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर आयोनाइज्ड फ्रॉम लेवल n बाय फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी लेवल n में है और उसको आयोनाइज किया गया है, ठीक है। तो आयोनाइज करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को n लेवल से कहां पहुंचा दिया गया, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी में। आयोनाइजेशन प्रोसेस का मतलब यही होता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को अपन ने बाहर निकाल दिया एटम से। तो इसको आयोनाइज करने के लिए जो इस पे फोटोन पड़ रहा है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने के लिए जो इस पे फोटोन पड़ रहा है, इसकी इस फोटोन की एनर्जी है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। मतलब 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब इस पे पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात पूछी जा रही है ना। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी जा रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो n से 1 में दो लाइंस तो जो है वो बामर रीजन में आ रही है ना। दो लाइंस बामर रीजन में आने का ये मतलब है, देखो बामर रीजन में लाइंस आ रही हैं, इससे अपन को क्या पता चलेगा, n बामर रीजन में, बामर रीजन जो है वो 2 पे आके खत्म होता है ना। तो एक लाइन ये हो गई बामर रीजन की पहली लाइन, और ये हो जाएगी बामर रीजन की दूसरी लाइन, ठीक है। दो ही लाइन आ रही है बामर रीजन में, ध्यान से सुनना, है ना। बामर रीजन में आपके दो ही लाइन आ रही है, ठीक है। इसका मतलब अगर तीसरी लाइन अगर आनी होती तो n इज इक्वल टू 5 से आती, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है, 4, क्योंकि बामर रीजन में दो ही लाइन आ रही है ना। इससे अपन को ये समझ में आ गया कि n की वैल्यू कितनी है, 4। इसमें कोई डाउट तो नहीं है चंद्रभान? नो सर। तो यहां से अपन को अब n की वैल्यू पता चली है ना। तो अब अपन को क्या करना है, अब अपन को ये करना है कि अपन को ये पता चल गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और हमको इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी होती है, इस ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी कैलकुलेट कर लो। एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट विल बी इक्वल टू व्हाट, -13.6 जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू क्या है इन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब जेड की वैल्यू 1 है ना। हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू -13.6 बाय इंटू 1/16, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में है तो उसके पास इतनी एनर्जी है ना, और 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उस पर पड़ रही है, ठीक है। तो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उस पर पड़ रही है, तो वो जो डिफरेंस है एनर्जी का, उससे वो क्या करेगा, जो डिफरेंस है एनर्जी का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 13 माइनस 13.6/16। इसको सॉल्व करके देखो चंद्रभान, 136 को 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 16 9 जा 144 होता है, तो मतलब 16 8 जा 128 होता है, और ये 8 फिर ये 0, 16 5 जा 80। तो ये वैल्यू आएगी सॉल्व होके 0.85, है ना।
तो 13 में से जब 0.85 हटाओगे तो आंसर कितना आएगा 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जो कि सही आंसर दिया हुआ है। अब मैं प्रोसेस एक बार और बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जब फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब वो कुछ एनर्जी है जिसके कारण वो एटम से बंधा हुआ है ना। तो कितनी एनर्जी से बंधा हुआ है वो एटम से, ये अपन ने यहां से कैलकुलेट कर ली, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, है ना। तो ये हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी है, तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया। तो इतनी एनर्जी से तो ये बंधा हुआ है। अब फोटोन जब अपन इस पे मार रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब लाइट उस पर पड़ती है तो कुछ एनर्जी तो उसको फ्री करने में चली जाती है, और बची हुई एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बची हुई एनर्जी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन, मतलब ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में इतनी एनर्जी से बड़ा हुआ था, है ना, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में -x जूल एनर्जी से बंधा हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस पर जब अपन +x जूल एनर्जी मारेंगे तब वो फ्री होगा, है ना। जब फोटोन x जूल से स्ट्राइक करेगा इसके ऊपर, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि अपन ने x जूल से नहीं, x जूल से ज्यादा एनर्जी से स्ट्राइक करवाया है, ठीक है। यहां पर देखो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू ज्यादा है, तो अभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री भी हो जाएगा और उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो वो काइनेटिक एनर्जी अपन ने कैसे कैलकुलेट की, दोनों का डिफरेंस लेके। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही इस क्वेश्चन में इन्होंने बहुत घुमा के पूछा है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझ में आ गया चंद्रमान? सर मतलब ये जो 13.6/16 है वो उसका वर्क फंक्शन है? हाँ बिल्कुल, 13.6/16 ये इसका वर्क फंक्शन है ना। यस सर। ऐसे समझ सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया लॉजिकली क्या प्रोसेस हो रही है? यस ठीक है, और किसी में डाउट है चंद्रमान? सर, एक 17 भी नहीं हो रहा था। एक मिनट रुको, पीडीएफ दिख रही है? यस 17th देखो, 17th क्वेश्चन है दिस वन। हाँ चंद्रमान बताओ, 17th में क्या डाउट है भाई? सर, ये समझ में नहीं आएगा, कैसे करेंगे तो। एक मिनट रुको, समझाते हैं। तो क्वेश्चन पहले सही कर ले। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल विल बी 1:2 इफ देयर वेलोसिटी आर इन द रेशियो, ठीक है। ऑप्शन तो सही हो गए। तो अब हम सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात हो रही है, एंड अल्फा पार्टिकल, इसका रेशियो सर एक विल चीज बी और 1:2 इफ देयर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन की बात कर रहा है ना। तो वही ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। तो लैम्डा पी की जगह लिख दो एच अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, और इसी तरह से एच अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना। ये वैल्यू आपको हाफ दी हुई है क्वेश्चन में। अब बस इसमें मैनिपुलेशन से एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन का मास अगर 1 AMU होता है, तो हीलियम का मास कितना होता है अल्फा पार्टिकल का? 4 AMU, ठीक है। तो MP/m अल्फा की वैल्यू पता है अपन को, है ना। यस सर। MP/m अल्फा की वैल्यू अपन को पता चल गई, 1/4। तो इसको आप यहाँ पे डालना है MP/m अल्फा की जगह, तो VP/V अल्फा का रेशियो हो जाएगा। फिर उसको मिला के देख लेना दोनों ऑप्शन में से, ठीक है। अब वेलोसिटी का रेशियो आ गया, अब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चेक करना है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो आपको तो मासेस का भी रेशियो पता है, वेलोसिटी का रेशियो पता है, तो वेलोसिटी के स्क्वायर का भी रेशियो पता है, ठीक है। तो ऐसे काइनेटिक एनर्जी चेक हो जाएगी। समझ में आया चंद्रमान? यस सर। सर बस मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि सर वो
अल्फा पार्टिकल का मास 4 है सर, ये तो हो जाता है। अच्छा अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ। सर मैंने 18 तक ही किए थे। तो 18 और कोई डाउट तो नहीं है किसी को जहां तक भी की हो? चलो ठीक है, तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग आगे के क्वेश्चंस करो, है ना? चलो ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंटली।